हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो पार्ट डाल दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लॉजिकली ट्रिक्स लगा करके पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। जब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जब आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आपको इस माइंडसेट से सॉल्व करना है कि अगर आपको ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप क्या ट्रिक्स लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया था कि हर अगर यूपीएससी 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होंगे। तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा 7 या 8 क्वेश्चन होगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के यूपीएससी ने जितना भी स्टेटमेंट्स दिया वो सारे के सारे राइट होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव मतलब जिसका आंसर होगा टू बी प्रिसाइज। बट इससे क्या सीख मिलती है कि जितना क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है अगर वो 7 8 क्वेश्चन को हटा दे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। मतलब हर अगर आप देखेंगे कि जो ऑल ऑफ द अबव भी क्वेश्चन आता है वो जनरली साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द अबव आप ट्रिक लगाते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव लगाते हैं, वरना बाकी आप क्वेश्चंस देखेंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। तो अगर यूपीएससी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन में अगर सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं तो वहां पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ मिस्टेक यहाँ पे जरूर है। तो ये चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा तो पेपर सॉल्व करते टाइम हमें बहुत हेल्प होगा। कैसे होगा मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन से, ये 31 है हाँ। विथ रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। ठीक है, तो अगर आप पारामितास के बारे में देखेंगे तो इसका आंसर होगा परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। देखिए ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। रीजन बीइंग बुद्धिज्म जैनिज्म यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट एरियाज है। हर साल बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर में एक क्वेश्चन आना फिक्स है। कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए बुद्धिज्म या जैनिज्म के ऊपर में एक क्वेश्चन आना फिक्स है। यूपीएससी का आदत है महायान को हीनयान में कन्वर्ट कर देना, हीनयान को महायान में कन्वर्ट कर देना। ये सब आपको पता होगा, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था इसके बारे में। तो पारामितास जो है, प्लस दूसरा चीज आपको मैंने ये बताया था कि एंशिएंट मेडाइवल आपको पढ़ना कैसे है। तो जब आप एंशिएंट मेडाइवल पढ़ रहे हो तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे पारामितास क्या हो गया, यूपीएससी ने ओरान के बारे में पूछा, बनियान के बारे में पूछा, हुंडी के बारे में पूछा, ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ऐसे 100 150 कीवर्ड्स है। तो एंशिएंट मेडाइवल बैठिए, सारे कीवर्ड्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और उसे पढ़िए। एंशिएंट मेडाइवल में यूपीएससी इंटरेस्टेड है आपसे कीवर्ड्स के बारे में पूछने के लिए। सिंगल लाइन में स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये क्या चीज है, इसे क्या चीज कहा जाता है। तो अगर आपका कीवर्ड्स अच्छे से आपने पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चंस आपके राइट हो जाएंगे। दूसरा, आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कौन से राजा के बाद में कौन से राजा आए थे, प्रतिहारा आए थे पहले या पालाज आए थे पहले, चोलाज आए थे पहले। अगर आप ये सीक्वेंस में पढ़ लेंगे कि गुप्ता पीरियड में कौन से किंग थे, उसके बाद कौन से किंग आए, तो आपका एक दो क्वेश्चन और राइट हो जाएगा। तो टाइमलाइन पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। तो बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व ऐसे इंसान होते हैं जो जब चाहे तब निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं, बट दे आर डिलेइंग देयर निर्वाणा। क्यों? जो बिकॉज दे बेसिकली वांट टू सर्व द पीपल। ठीक है, वो चाहते हैं निर्वाणा जब चाहे तब प्राप्त कर लें, ठीक है, बट जानबूझ करके वो निर्वाणा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, इनलाइटनमेंट बेसिकली प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें संसार में लोगों की मदद करनी होती है। जो इंसान निर्वाणा प्राप्त कर लेता है उसे हम लोग अरहत कहते हैं, ARHAT। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा परफेक्शन अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। 32 में यूपीएससी ने पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। तो पहला था विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, फिर था एज ऑफ कंसेंट, फिर था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर आप स्टेटमेंट मतलब पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे कि एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो ये दोनों सेम है। कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, ठीक है, आपको पता ही है, और एज ऑफ कंसेंट क्या होता है ये भी आपको पता है। तो दो अगर 2 होगा तो 3 भी साथ में आएगा। ऐसा नहीं कि 2 आएगा 3 नहीं आएगा, 3 आएगा तो साथ में 2 भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहा है। एज ऑफ कंसेंट सेम है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेम है, ठीक है। तो 2 और 3 तो होगा ही होगा। तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा, ए और सी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ए और सी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। बट पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, आपको लगेगा कि हाँ यार होता ही होगा, कि बहुत जनरल स्टेटमेंट आपको लगेगा कि हाँ रखमाबाई अगर होंगी तो उन्होंने एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ काम किया होगा। अगर एज ऑफ कंसेंट के लिए काम किया है, कॉन्जुगल राइट्स के लिए काम किया, तो विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन के लिए काम किया ही होगा। और आप मार्क कर देंगे 1 2 एंड 3। ये रॉन्ग था, यूपीएससी ने आंसर दिया था 2 एंड 3 ओनली। यूपीएससी ने कहा कि एजुकेशन के लिए उन्होंने काम नहीं किया था, उन्होंने बस एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो बेसिकली उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व था। तो इसका आंसर 2 एंड 3 मार्क किया। बट अगर दूसरा पर्सपेक्टिव में आपको देता हूं, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहा है तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द अबव होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। इसका मतलब बाकी सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो ये सोच करके आप
इसमें सब में 1 2 3 दिया अगर स्टेटमेंट, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें तीनों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है। ये सोचकर के आप 1 2 एंड 3 को हटाते हैं, आपका आंसर 2 एंड 3 मिल जाता है। मेरा कहने का ये मतलब है। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आप 1 2 एंड 3 भी मार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। लॉजिकल गेसिंग आपका फिर भी राइट होगा, ट्रिक्स आपने फिर भी सीख लिया है। बट मैं दूसरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये मान करके चलना है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है और एक दो क्वेश्चन आपका फिर भी ऊपर नीचे होगा तो उतना चलता है, तो ये बात पता होना चाहिए। इसका आंसर बी यूपीएससी ने दिया था, 2 एंड 3 ओनली। फिर एक क्वेश्चन आया था कि इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो इंडिगो कल्टीवेशन क्यों डिक्लाइन हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर है कि बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। तो क्या हुआ था कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या हुआ था, पहले क्या होता है कि इंडिगो कल्टीवेशन जो है ना, इंडिगो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी माना जाता है। ठीक है कि इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था, बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी होता था, तो और ज़्यादा इंडिगो कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। बाद में क्या होता है कि एक प्रकार का बेसिकली केमिकल इंट्रोड्यूस हो जाता है। उस केमिकल का नाम होता है एनीलाइन। ठीक है, ANILINE। ठीक है, तो उस केमिकल के इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है कि ब्लू कलर उसी से बना लिए जाते हैं। इंडिगो का बेसिकली डाई बनाने में यूज किया जाता था, तो अब वो जो ब्लू कलर है वो आप एनीलाइन केमिकल से ही बना ले रहे हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में होना बंद हो गया, और बाहर के देश जो है वो एनीलाइन से अपना केमिकल, एनीलाइन केमिकल से अपना बेसिकली इंडिगो का जो ऑल्टरनेटिव है वो ढूंढ लिए थे। तो इसीलिए इंडिगो का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो वर्ल्ड मार्केट में रिड्यूस होने लगा था बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पीजेंट्स रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट एरिया है। तो आप जब भी रिवाइज कर रहे हो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ने में, क्या हम प्रॉब्लम करते हैं कि हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल इतना ज्यादा पढ़ते हैं ना कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जैसे पीजेंट रिवॉल्ट हो गया, ट्राइबल रिवॉल्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है जिसमें बहुत सारे एक्ट्स आपने पढ़ा होगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब जितने भी है 1919 का, 1935 का। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है और हम फिर उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं। तो एजुकेशन का टॉपिक, प्रेस का टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले बार अगर आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं तो पहले इस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा, जो बाकी के सेगमेंट्स है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फ्रीडम स्ट्रगल में जाइएगा। कि आप बेसिकली 1857 के बाद से जो आप बेसिकली 150 साल का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, उसे आपको थोड़ा रुक के पढ़ना है और बाद में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट वो भी है, बट एक दो क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर आजकल यूपीएससी में 10 क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का, तो 7 8 क्वेश्चन यही सबसे आ रहा है, एजुकेशन से, प्रेस से, यही सब चीज से आ रहा है। तो ये सेगमेंट अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। पीजेंट रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट जब पढ़ रहे हो तो पीजेंट रिवॉल्ट प्री 1857 के पहले जो पीजेंट रिवॉल्ट हुए थे वो भी पढ़िएगा, और पोस्ट में जो हुआ था जैसे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, पबना एग्रेरियन रिवॉल्ट हुआ, तो ये सबको भी आप बैठ करके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, डेक्कन में एक रिवॉल्ट हुआ था वो पढ़ लीजिएगा। तो ये सब अच्छे से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34, वेलेस्ली स्टैब्लिश द, एक सेकेंड, वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में किस लिए स्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। अगेन एजुकेशन का टॉपिक, अभी मैंने आपको बोला मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में एजुकेशन, प्रेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपने फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश जो सिविलियंस थे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 35, ये उलगुलान या फिर ग्रेट टुमुल्ट भी कहते हैं, तो ये बेसिकली कहाँ पे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा भगवान बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899 1900। तो बेसिकली ये भी ट्राइबल रिवॉल्ट से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं, मतलब मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका जो ये वाला 20th सेंचुरी वाला क्वेश्चन था इंडिगो रिवॉल्ट, पीजेंट रिवॉल्ट से आया। ये क्वेश्चन आपका एजुकेशन से आया, ये क्वेश्चन आपका ट्राइबल रिवॉल्ट से आया। 5 7 8 ऐसे एरियाज हैं जहां से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो बैठ करके ये सब टॉपिक्स आप छोड़ नहीं सकते हैं। उलगुलान से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों आपको। तो क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ लॉयर, तो उसने एक लॉ स्कूल से वो पास आउट है, उस कॉलेज का नाम है MUSRL, रांची में। ये बेसिकली इट्स अ लॉ स्कूल। तो वहाँ पे एक फेस्ट होता है उनका, जो कॉलेज का जो फेस्ट होता है ना, उसका कॉलेज का फेस्ट है, उस कॉलेज का फेस्ट का नाम है उलगुलान। तो बहुत बार जब मेरा उससे बात होते रहता था मेरे दोस्त से, तो उसने बताया था कि कॉल पे कि उलगुलान स्टार्ट होने वाला है। कॉलेज फेस्ट नहीं बोलता था, वो बोलता था कि उलगुलान स्टार्ट होने वाला है, अभी ये करेंगे वो करेंगे, बताते रहता था। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था उलगुलान, मैं भूल गया था उस टाइम पे कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे ये याद आ रहा था कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये कहा है कि मेरा कॉलेज का फेस्ट है उसका नाम उलगुलान है। अब मुझे याद नहीं आ रहा था मेरे किस दोस्त ने कहा है, तो मैंने इसका आंसर मापिला मार्क कर दिया था। जब घर में आकर के मैं चेक किया था, देखा इसका आंसर भगवान बिरसा मुंडा रिवॉल्ट है। मैंने अपने दोस्त को भी बताया था, ये बात सुन मुझे बहुत बोला कि तुम ये क्वेश्चन रॉन्ग कैसे कर सकता है, कॉलेज का फेस्ट है, मैंने तो बताया था, बहुत सुनाया था उसने।
बट ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर भगवान बिरसा मुंडा रिवॉल्ट है। तो 36 हम लोग देखेंगे कि विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स आपको ये बताना है कौन किससे एसोसिएटेड है। तो पनिनी इट इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, तो ये नहीं है। पनिनी जो है वो बेसिकली आपके पुष्यमित्र शुंगा और पनिनी के बारे में अगर देखा जाए तो पनिनी आपके कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पनिनी, एक सेकंड रुकिए मैं इसमें चेक करके आपको बताता हूँ। पनिनी आपका बेसिकली जिस पीरियड को बिलोंग करते हैं यहाँ पे दिया हुआ थे, हाँ पनिनी आपके प्री मॉडर्न पीरियड्स से बिलोंग करते हैं, और पुष्यमित्रा शुंगा जो है वो आपके मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, अमर सिम्हा ही इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, तो अमर सिम्हा जो है वो आपके गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं, बट हर्षवर्धन जो है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखिए ये तीन ही स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, तीनों के बारे में आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, बट आपको दूसरा के बारे में पता होगा कि हर्षवर्धन जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं और अमर सिम्हा जो है गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे, कालिदास ही इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता, तो ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट राइट है। अब फिर मैंने आपको बताया था ट्रिक पे हमें फोकस करना है। अगर आप एबीसीडी देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा होता, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आता कि तीनों तो राइट नहीं होने वाले, तो सबसे पहले फिर मैं डी को हटाता 1 2 3 कि तीनों राइट नहीं होने वाला है। मेरे पास में बचा ए बी और सी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 3 अगर आप देखेंगे तो 3 सब में है, तो इसका मतलब 3 का राइट होने का प्रोबेबिलिटी फिर भी हाई है कि 3 सब में दिया हो, तो ठीक है 3 आंसर हो सकता है। अगर आप दूसरा अगर आपको पता है तो ठीक है, फिर आप 2 को डायरेक्टली हटा करके आप सी पे आंसर पहुंच जाएंगे 3 ओनली। बट ये क्वेश्चन टफ था थोड़ा, अगर आपको एसोसिएशन नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप एंशिएंट मेडावल पढ़े तो आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि किस राजा के बाद में कौन आया था। तो एक जब टाइमलाइन अगर आपको पता है और आपको कीवर्ड्स पता है कि कौन सा चीज क्या से रिलेटेड है, तो फिर आप एंशिएंट मेडावल में अच्छा स्कोर कर लेंगे। वरना बहुत ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है एंशिएंट मेडावल का। अब हम लोग बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में इसने पूछा है यहाँ पे। एक सेकेंड, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो बेसिकली साइंस एंड टेक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ऐसे भी, क्योंकि साइंस एंड टेक में ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस ट्रिक्स पढ़ पढ़ के फायदा नहीं होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ता है। तो वो इंपॉर्टेंट एरियाज क्या मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो क्या चीज के लिए यूज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रायोस, या फिर प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। देखिए जब हम लोग साइंस एंड टेक का बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यूपीएससी में कुछ कुछ एरियाज है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में यूपीएससी आजकल डीएनए आरएनए ये सब जो हो गया, जो आपके बायोलॉजी के एक्चुअल पोर्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब के बारे में, या आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछने लगा है। जेनेटिक डिसीजेस हो गए, जेनोम सीक्वेंसिंग हो गया, जेनोम सीक्वेंसिंग के जो टेक्नोलॉजीज है, 3 पैरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर आपका माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी हो गया, ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के डेट में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप 3 पैरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आपको पता होता है कि एक स्पर्म और बेसिकली ओवम के मिलने से, कंबाइन होने से जाइगोट बनते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली हमें हमारी मम्मी के साइड से मिलता है, जो हमारी मदर के साइड है वहां से बेसिकली हमें साइटोप्लाज्म मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एक चीज देखने की बात यहाँ पे ये होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रेन, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, ट्रांसमिट किया जा सकता है। मदर साइड वाला जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। बट जब फादर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फादर का जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड, उसे हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान नहीं करे बट अगर कोई माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज है किसी इंसान के अंदर में तो वो बहुत खतरनाक होती है। रीजन बीइंग बिकॉज माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर उसी में कुछ डिजीज हो गया तो यार फिर उस इंसान का जीवन बहुत कम समय तक के लिए, ठीक है। आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे। तो इसीलिए 3 पैरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो डिजीज हुआ है, ठीक है, इसे आप बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छे डोनर का, मतलब एक हेल्दी डोनर जो है उसका लेकर के। तो इसलिए 3 बेबी पैरेंट का कॉन्सेप्ट है ये कि एक आपके मम्मी हो गए, दूसरा आपके पापा हो गए, तीसरे वो इंसान हो गए मतलब बेसिकली जो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हेल्दी डोनर जो हुआ आपका।
तो यही 3BB का कॉन्सेप्ट है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज है उसको प्रिवेंट करना। तो ये जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में आप देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। मैंने आपको वापस बता दिया है कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर आपका जेनोम सीक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग वाला जो टॉपिक है वो हो गया। डीएनए आरएनए ये सब का बायोलॉजी का पोर्शन से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 पेरेंट बेबी के बारे में पता होना चाहिए। और ये स्टेम सेल्स भी पढ़ लीजिएगा। मेंस में भी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी स्टेम सेल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी आजकल पूछ भी रहा है। और जब आप पढ़ेंगे तो एक बार इन विट्रो टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी, आईवीएफ कहते हैं इसे, इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर लीजिएगा। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है इसके ऊपर में क्वेश्चन। 38 में हम लोग देखेंगे कि विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यार एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में अगर कुछ क्वेश्चन आया, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ठीक है, या फिर अभी मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब, इसके यूजर्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। आप अभी आपने फ्यूचर नहीं देखा है कि आने वाला 100 साल के बाद में क्या होने वाला है। आज से 100 साल पहले कोई बोलता है कि हम लोग ऐसे स्क्रीन टच फोन लेकर के यूज कर रहे होते, तो कोई विश्वास करता नहीं करता। तो आने वाले 100 साल के बाद में क्या होगा आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या चीज कर सकता है, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पता नहीं, मतलब कर ही सकता है यार, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स कर सकता है, डिजीज डायग्नोसिस कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकता है। कोई एक चीज नहीं करे ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर होगा 1 2 3 4 एंड 5, सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है। ध्यान देने की ये बात है, मान लीजिए इसमें से मैं ले लेता हूँ डिजीज डायग्नोसिस नहीं कर सकता है, बट यार 20 साल के बाद आने वाले टाइम पे तो कर सकता होगा ना। फिर उस टाइम पे आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, उस टाइम पे अगर करते तो क्वेश्चन राइट हो गया होता, अब हो रहा है, तो जाकर के यूपीएससी के ऊपर तो आप केस नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक में सीखने का ये बात है कि एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अब ये नहीं कि आप बैठ करके साइंस एंड टेक के सारे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव मार्क करते रहे, वो नहीं करना है। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव मार्क करना है, आंख बंद करके, राइट होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एक सेकंड रुके, टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली आपका एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से यहाँ से स्टार्ट होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 39 से ठीक है। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ 375 से 780 नैनो एनएम का। फिर वीएलसी जो है वो आपका नॉन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। और फोर्थ पढ़ेंगे कि वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। चारों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका राइट होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है कि वीएलसी जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, ठीक है। कि नॉर्मल सा बात है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये। और विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बेसिकली वीएलसी जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं हाई स्पीड डेटा को लाइट के मीडियम से, ठीक है, विजिबल लाइट के मीडियम से। तो यही आपका वीएलसी टेक्नोलॉजी है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप देखेंगे उसका राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो चारों स्टेटमेंट में थर्ड स्टेटमेंट राइट है। जैसे ही आप थर्ड मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 4 गया है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यार 375 और 780 बहुत रॉ डेटा है, तो फैक्ट ऐसे भी रॉन्ग होता है यूपीएससी में। दूसरा आप देखेंगे लॉन्ग है, यूपीएससी का आदत है लॉन्ग को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट को लॉन्ग कर देना। तीसरा देखेंगे कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। अनलेस आपने ये क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा हो तो इसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए अगर आपको जनरली नहीं पता है तो। इसका आंसर होगा मतलब लॉन्ग नहीं होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल मतलब बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये आपका जो वीएलसी टेक्नोलॉजी होता है ये बेसिकली आपका ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से ऑपरेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। और जो मतलब ये क्या कहते हैं, वीएलसी जो होता है वो आपका ओपेक वॉल जो होता है ना उससे वो पास नहीं हो पाता है, बेसिकली दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू ओपेक वॉल। तो इसीलिए इंडोर ही रहते हैं, ज़्यादा दूर तक ज़्यादा मतलब इनका शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज नहीं होता है, क्योंकि पास नहीं कर पाते हैं ये ओपेक वॉल से। तो इसलिए शॉर्ट रेंज होता है, इंडोर एक्टिविटीज़ में बेसिकली देखा जाता है इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 को मैं काटूंगा, यहाँ से 2 2 2 गया, यहाँ पे आंसर हो गया सी 1 3 एंड 4 ओनली, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो ये लॉन्ग नहीं शॉर्ट रेंज होता है, पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना आपको बेसिकली कि इट इज अ पब्लिक लेजर
दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। नॉर्मल से बात है। पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉक्स बनते हैं ना बेसिकली, कि लेजर के ब्लॉक्स बनते हैं। कि मान लीजिए एक इंसान ने एक ब्लॉक बनाया, तो अब जो दूसरा इंसान दूसरा ब्लॉक बनाएगा तो वो पहले वाले ब्लॉक को ऑल्टर नहीं कर सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। तो बेसिकली कोई कंट्रोलिंग ऑथोरिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन का बेसिकली मोटा मोटी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे डीप में पढ़ना है आपको ऐसे भी, ठीक है। ये एक पब्लिक लेजर है दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। कि ऐसा कोई सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ करके कंट्रोल कर रहा है या फिर आरबीआई जैसा बॉडी जो कंट्रोल कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। यार बस क्रिप्टो करेंसी के बारे में होगा ब्लॉकचेन में? डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं ब्लॉकचेन का। टेक्नोलॉजी का यूजेस अभी मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन बेस्ड का यूजेस ऑल ऑफ द अबव, हर चीज में यूज होता है। मेडिसिन हो, चाहे आपका कोई भी आप चीज पकड़ लीजिए, ठीक है। हर एक सेगमेंट में, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह ब्लॉकचेन यूज किया जा सकता है। बस क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं है। हम लोग क्रिप्टो करेंसी में आजकल ज्यादा पढ़ लिए कि बिटकॉइन, इथेरियम, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज है। माना हो गया, पॉलका डॉट हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज उसमें हम लोग पढ़ते हैं रहते हैं। तो वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है, बस पता होना चाहिए आपको। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बॉडी नहीं है या फिर कोई सेंट्रल बैंक नहीं जो बेसिकली इसे गवर्न कर रहा है। यही तो इशू चल रहा है, इसलिए आप देखेंगे 30% टैक्स भी लगा दिया गवर्नमेंट ने, 1% टीडीएस भी लगा हुआ है आपके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग के ऊपर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3, 2 गलत है। तो जैसे आप एलिमिनेट करेंगे 2 2 कटा, तो आंसर डी बच गया आपका 1 and 3 ओनली। तो बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। यूपीएससी ने पूछा है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूजेस क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, सभी चीज होगा ना, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अभी डेवलप नहीं हो रहा, मतलब अभी डेवलपिंग फेज में, बट आने वाले टाइम पे कितना डेवलप हो जाए आपको पता नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स ऑल ऑफ द अबव, आंख बंद करके मार्क करना है। तो दे कैन बी यूज एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। कर सकते हैं क्या, कोई बड़ा बात तो नहीं है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कर सकते हैं, मेडिकल यूज भी हो ही सकता है। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, इसका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है नहीं पता मुझे, बट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको इतना पता चल गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आप देखेंगे, बस डी ऑप्शन जो उसी ने दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 सारे स्टेटमेंट्स राइट है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ भी राइट है आपका। आपको पता नहीं था, बट यूपीएससी जानबूझकर हिंट छोड़ता है आपके लिए कि आप डिड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक देख रहे हैं आप, साइंस एंड टेक का 4-5 क्वेश्चन आ गया, एप्लीकेशन बेस्ड वाले में सबका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड वाले में आंख बंद करके मार्क कीजिएगा, राइट होगा आपका। हर साल यूपीएससी पूछेगा, हर साल फिर वही गलती करते हैं हम लोग। देखिए ये ड्रोन्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय ड्रोन्स। तो आपको बताना है। तो यार ड्रोन क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ ही कर सकता है एप्लीकेशन बेस्ड। अभी मान लीजिए 1 2 चीज नहीं कर पा रहा हो, बट 15 20 साल 25 साल के बाद में ऐसा कोई ड्रोन बन जाता है जो हर एक चीज कर रहा हो ही सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप फील्ड करता होगा। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग गर्ल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, सब कुछ करता है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इसमें ट्रिक्स का कुछ है ही नहीं, एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, आंख बंद करके मार्क करना। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 million किलोमीटर्स लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रिफर्स टू। तो किसके बारे में है ये? तो अगर आप अच्छे से देखेंगे, मान लीजिए आपको नहीं आता था एग्जाम में, अगर आप सी और डी ऑप्शन देखेंगे तो दोनों में लीजा दिया हुआ है। इसमें लीजा पार्ट फाइंडर है और डी में इवॉल्व लीजा है। तो इसका मतलब इतना मुझे समझ में आ गया कि आंसर या तो सी है या तो डी है। यूपीएससी का आदत है, दो सेम वर्ड देगा और इसी में से एक आंसर होता है, ठीक है। तो या तो आंसर लीजा पार्ट फाइंडर है या तो आंसर इवॉल्व लीजा होगा। तो इसका आंसर इवॉल्व लीजा है। तो बेसिकली लीजा जो है उस टाइम बहुत न्यूज में था, अब तो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका फुल फॉर्म है आपका बेसिकली लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एयरक्राफ्ट है शायद, ऐसा कुछ। तो ये बेसिकली उस टाइम पे बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रिफर्स टू कि हम लोग स्पेस से बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये वर्ल्ड डिजाइस कब, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, देखिए वापस
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वापस वो जेनेटिक के ऊपर में क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जेनेटिक वाला जो चैप्टर है, जीन एडिटिंग, जेनोम सीक्वेंसिंग, ये सब बैठ करके आपको अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी का आदत हो गया आजकल ये बायोलॉजी का वो पोर्शन के ऊपर में क्वेश्चन पूछना। तो यूपीएससी ने पूछा है कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कैन बी, मे बी, ठीक है, ये सब का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, मान लीजिए अभी इंट्रोड्यूस नहीं हो बट फ्यूचर में ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बन जाए कि सही में किया जा सकता है, तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है ना। इसीलिए साइंस एंड टेक में ऐसा ऑल ऑफ द अबव होने का चांसेस बहुत हाई है। प्लस अगर वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो अभी नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में तो हो ही सकता है, और साथ में यूपीएससी ने कैन भी दे दिया, मे भी दे दिया, तो हो सकता है। यूपीएससी ये नहीं बोला कि हो रहा है, आप समझिए चीजों को, ठीक है, कैन भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, बस मान करके चलना। फिर पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा आप पढ़ेंगे अ पर्सन्स जेनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रयो ऑफ ए पिग, ये भी हो सकता है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव मार्क करना है 1, 2 एंड 3। हमने ऑल ऑफ द अबव इसीलिए सेव करके रखा था साइंस सेंटर को एनवायरमेंट के क्वेश्चन के लिए, ताकि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ऑल ऑफ द अबव सेव करके रखा है, इसका मतलब बाकी सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो वहां पे हमें 1, 2 एंड 3 को एलिमिनेट करना है और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 को राइट मार्क करना है। स्टेम सेल वापस यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा स्टेम सेल वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। स्टेम सेल के ऊपर में आज का यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। ठीक है, तो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में बोल रहा है। तो न्यूमोकॉकल जो है बेसिकली एक तरीका का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, पता होना चाहिए आपको। तो दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। तो होता ही होगा, नॉर्मल सा बात है, डिजीज है तो किसी के अगेंस्ट में तो होगा, नहीं पता है पर फिर भी जनरल स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो पार्ट में भी कि आपको बेसिकली वाइब पहचानना होता है कि स्टेटमेंट को पढ़ के पॉजिटिव वाइब आ रहा है कि नेगेटिव वाइब आ रहा है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इफेक्टिव होगा, जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, होना ही चाहिए, नॉर्मल सा बात है कि अगर आप ऐसा कुछ वैक्सीन बना रहे हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, क्या अगर कुछ बैक्टीरिया है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो रिड्यूस कर सके उसका इफेक्टिवनेस को, तो यही सब हो सकता है ना। सेकंड भी जनरल स्टेटमेंट है। थर्ड अगर आप पढ़ेंगे कि दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस, अरे यार कोई भी वैक्सीन होगा तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, भले हो 1% ही हो, 0.1% ही हो, पर कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा। अगर नॉर्मल आज हम लोग एक माथा दर्द का भी गोली खाते हैं ना, कि सर दर्द हो रहा है कि हमने डिस्प्रिन ले लिया, फिर कुछ भी ले लिया, तो उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लिखा रहता है अगर आप गूगल में जाकर के पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं हो। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, पहला दूसरा आंसर राइट हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, 45 तक ही रखते हैं हम लोग इसे, फिर बाकी के मतलब क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से फिर इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन से लेकर के एंड तक के क्वेश्चंस को हम लोग सीक्वेंस वाइज नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं। ये वीडियो इतना गारंटी देता हूँ कि लास्ट 5 साल 6 साल का पेपर अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा और आप ट्रिक्स बहुत प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस पिक करने से बहुत बेटर होता है कि आप एक सीक्वेंस वाइज ट्रिक्स को सॉल्व करें, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ में। और अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स चाहिए तो आप योधम आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डाल दिया, इकोनॉमिक्स का मैंने बहुत सारे नोट्स वोट्स डाल दिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड मैनर में डाला है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।